इमरान खान कहते हैं मैं लंदन में रह चुका हूँ, बरतानिया में। वहाँ का तो मसला ये है ना कि अगर आप एक करारदाद भी हार जाते हैं, मामूली करारदाद, तो आप इस्तीफा दे देते हैं। इमरान खान साहब का भी वोट रिजेक्ट हो गया। कौमी असम्बली में हुकूमत की जो अक्सरियत है उस पर सवाल आ गया। देखिए, हिंदुस्तान ने बहुत से इस्लाहात किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाए वो, ताकि गिनती भी सही हो जाए और मामला भी सही हो जाए। अब वो खुद भी बना रहे हैं मशीनें। पाकिस्तान में जब भी कोई चुनाव होता है तब वहां भारत के चुनावी लोकतंत्र की चर्चा शुरू हो जाती है। हाल में ही सीनेट का चुनाव हुआ। विरोधी दल पीडीएम के गठबंधन का उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जीते। इमरान खान की पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। चुनाव में धांधली का आरोप लगा और भारत के चुनाव पद्धति की चर्चा शुरू हो गई। पीडीएम वही गठबंधन है जिसके नेताओं को इमरान खान अक्सर मोदी का यार कहते रहते हैं। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी रही। नतीजा आपके सामने है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं और अब्दुल हफीज शेख हार गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी आप इलेक्शन जीत चुके हैं, तो इसके बाद हालात कैसे होंगे हुकूमत के लिए? नासिब चुगताई साहब, हुकूमत के लिए हालात तो गड़बड़ है, क्योंकि अब उसूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर को जमहूरी रवैये के मुताबिक इत्तेमाद की तहरीक लेना चाहिए। उन पर पाबंदी नहीं है, आइन में नहीं लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट उनसे कह सकता है कि आप कौमी असम्बली में आपका उम्मीदवार हार गया तो आप इत्तेमाद का वोट लें, क्योंकि कौमी असम्बली का पूरा ऐवान जो है वो काउंट किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ये नहीं कहेंगे, आई नो वेरी वेल। तो अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है, प्राइम मिनिस्टर का अपना ज़मीर क्या कहता है, वो किस तरह कहते हैं। और दूसरों के ज़मीरों की बात नहीं करूँगा मैं, इस वक्त मैं वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर बहुत करते हैं कि उसकी रिवायत क्या है। तो मेरा ख्याल ये है कि सूरत हाल जो है वो टेक्निकली गड़बड़ है, और टेक्निकली यूँ गड़बड़ है, मैं समझता ये हूँ कि ये एक बड़ा सबक है। ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ धोखा होता है, यहाँ फ्रॉड होता है, यहाँ चीटिंग होती है, यहाँ वोट ख़राब किया जाता है। इंडिया और कई ममालिक मजबूर हो गए हैं कि वो अपने बैलेट पेपर पर लिखें, तमाम उम्मीदवारों के नाम लिखें और नीचे लिखें नन ऑफ देम, हमें कोई नहीं चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान ने बहुत से इस्लाहात किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाए वो, ताकि गिनती भी सही हो जाए और मामला भी सही हो जाए। फिर उन्होंने अपने इंतखाबात को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश फला के इंतखाबात इस महीने में होंगे, फिर 2 हफ्ते बाद होंगे, फिर 3 हफ्ते बाद होंगे। उनके इंतखाबात एक हफ्ते 1-2 महीने तक चलते हैं और फिर वो काउंटिंग का टाइम लेते हैं। अच्छा, मैं पहला इंतखाब जो पिछला हुआ है उस पर कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई। उसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी जिनका सही इस्तेमाल किया गया, वो बैठी नहीं मशीनें। पहले इंतखाब में बैठ गई थी, पहले इंतखाब में उनका टेस्ट एंड एरर हुआ था, लेकिन अब वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, अब वो खुद भी बना रहे हैं मशीनें। दूसरा ये कि हम अपनी इस्लाह से भागते हैं, हमारी हुकूमत भागती है। किसी की हुकूमत हो, वो इस्लाहत नहीं करना चाहती, वो स्टेटस को में धांधली के जरिए हुकूमत कंटिन्यू करना चाहती है। इमरान खान कहते हैं मैं लंदन में रह चुका हूँ, बरतानिया में बहुत रह चुका हूँ, बहुत से लोग रह चुके हैं। वहाँ का तो मसला ये है ना कि अगर आप एक करारदाद भी हार जाते हैं, मामूली करारदाद, तो आप इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो आप जो कुछ हार जाएं, आप बजट हार जाएं, आपको कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान में करप्शन जारी है, लेकिन कम से कम वोट नहीं बिक रहा। वोटर बिक सकता है, वोट नहीं बिक रहा वहां पर। एक दूसरी बात ये है, अब बाकी तो बहुत बड़े अच्छे मॉडल है हमारे पास। फिनलैंड का मॉडल है हमारे पास, आयरलैंड का मॉडल है हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। लेकिन देखिए 2019 में जैसा मौजज़ा हुआ था और जिस तरह अपोजिशन की अक्सरियत अक़लियत में बदल गई थी और संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी और पीटीआई ने कहा था कि देखें लोगों के ज़मीर जागे हैं और लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, तो हमें तो तवक्को करनी चाहिए थी कि अब भी पीटीआई वाले कहेंगे कि देखो लोगों के ज़मीर जागे हैं और लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है।
लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं दिया, लोगों ने पैसे के मुताबिक वोट दिया है। सिर्फ एक फ़र्क है कि अपोजिशन के पास उस वक्त ये सलाहियत नहीं थी कि किसी के फ़ोन टैप करती, किसी की वीडियोस बनाती, लेकिन हुकूमत के पास ये सलाहियत होती है। और उस वक्त हुकूमत के सर पे बुज़ुर्गों का दस्ते शफ़क़त था, अब नहीं है। अब ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, पार्टी को बेहतर चलाना चाहिए था। बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। कौमी असम्बली में हुकूमत की जो अक्सरियत है उस पर सवाल आ गया। पार्टी के अंदर जो तवाइफुल बलूकी है पीटीआई की पार्टी के अंदर, वो खुलकर सामने आ गई और ये भी जाहिर हो गया कि इमरान खान की टीम इमरान खान के डिसिप्लिन में नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद नहीं है कि वोट जो है वो सीक्रेट भी रहे और नज़र भी आए। ये एक मजाक है, दुनिया में कहीं नहीं होता। हम कोई जमहूरियत को ईजाद करने वाला मुल्क नहीं है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो यहाँ भी नहीं होगा। देखिए, 3 आपके पास रास्ते हैं वाज़े तौर पर। पहली बात यह है कि आप सेनेट के इलेक्शंस पर भी डिफेक्शन क्लाज लागू कर दें, और जहाँ जहाँ डिफेक्शन क्लाज लागू होती है वहाँ पे आप सीक्रेसी ख़त्म कर दें। जहाँ लोगों को आज़ादी है, जहाँ पर आइन ये कहता है कि ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकते हैं, वहाँ आपका कोई हक नहीं कि सीक्रेसी ख़त्म करें। नंबर 2, आप इलेक्शन ही ख़त्म कर दें। जैसे कुछ कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीट्स हैं किसी पार्टीज़ की, प्रोपोर्शनली आप उनको सेनेट में सीटें दे दें। एक बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी सबसे ज़्यादा असेंबली में आके बैठते थे। दूसरी चीज़ यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को आप जो मर्जी कहें, अच्छा ये तो बात छोड़ देना कि उनके करप्शन थी तो फलां था, वो तो छोड़ दें। उनके कौन से वजीर, कौन सा छोड़ा उनका साथी जो इनके साथ नहीं है, वो तो यानी वो सारा काम खुद ही करते थे। उनकी कौन से ब्यूरोक्रेट्स और कौन से सारे, ये तो एक तमाशा बन गया ना कि वो देखें जी यूसुफ रज़ा गिलानी है। छोड़ दें बात। अगर तो आप बात कर रहे होते ना कि अक्रॉस द बोर्ड करप्शन और ये सारी, तो फिर आपके दाएं बाएं ये लोग सारे ना बैठे होते अब, ठीक है। और मैं इस वक्त इतनी मोटी फाइल्स हैं रियासती अदारों की, इतनी मोटी फाइल्स, जो कि वो जाहिर है कि अब क्या कहेंगे जी, मतलब एक पेज है तो फलां है, तो इतनी मोटी फाइल्स। फिर अदालत के अंदर मसाइल खड़े हुए। अगला मसला खड़ा होने वाला है आरिफ अलवी के साथ। सदर साहब, हाँ, वो भी अपने आप को माशाल्लाह शहंशाह आलम ही समझते हैं ना। आरिफ अलवी साहब जो सजाती रेफरेंस धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं जजों को। आपने देखा जजों के साथ क्या, ये नहीं हर, और ये एक अदारा नहीं, मैं नाम लिए, हर अदारे में तफरीक पैदा करवाने की कोशिश हुई है दरमियान में इनके लोगों के थ्रू। ये जो मैंने एक दफा बात की थी ना कि सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं, वो सिक्योरिटी इश्यूज सामने नहीं हम ला रहे इस वक्त, इसलिए ना हम डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि आसपास की दुनिया बहुत अलर्ट है। लेकिन मैंने कई दफा इनसे कहा ना कि अब जाएं गवादर। क्या वजह थी उसकी? मैं तो गवादर मछलियां पकड़ने के लिए कह रहा था, मैं कोई वजह थी जो मैं इनसे कह रहा था गवादर जाएं, गवादर खुदा का तो गवादर का दौरा करें। लेकिन कहीं से इनको कहा गया कि नहीं जाए, कहीं से इनको कहा गया कि नहीं जाए, और मुल्क से अंदर नहीं, बाहर से कहा गया। फिर वो रज़ाक दाऊद बैठे हैं जिन्हें चीनियों से फड्डा लिया हुआ है। और बात यह है कि फिर ये 2 अरब मुल्क कौन से थे, वो दोनों से पूछा, उसके बाद वो बात रुकी। जब मैं वापस आया, मैं सख्ती से प्रोग्राम में कहा कि ना कहें आप बात, क्योंकि ये इनको कोई खुदा जाने कौन को मिसगाइड कर रहा है। वैसे ही हमारे लिए सऊदी अरब, वैसे ही हमारे लिए तुर्की, वैसे ही हमारे लिए कतर, वैसे ही तमाम ममालिक बशमूल भारत के साथ भी अमन जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीर के ऊपर जो कुछ हुआ, अच्छा अब हुआ यह कि अब चूंकि ये ना रियाज खोकर को बुला लें, शमशाद खान साहब, बहुत सारे लोग बुलाएं फॉरेन पॉलिसी, उनके साथ बैठ जाएं, चूंकि सारे ही लोग वो थे जो कहते थे कि हम जी वो खान साहब तो हमारी बात नहीं सुनते। वो जो टास्क फोर्सें शुरू में बना के दी थी ना एस्टेब्लिशमेंट ने, वो बड़ी अच्छी थी, ठीक है, वो सारी बना के दे देंगे, वो गाइड करेंगी। अब खान साहब जो हैं उनके सामने चूंकि ये एकदम से मुतालबा होगा कि आप अक्सरियत आपने खो दी, तो आप इत्तेमाद का वोट लें। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और उसके ठीक 3 साल के भीतर ही भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया। इस संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया था ताकि निष्पक्ष और समय से चुनाव कराए जा सके। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इस संबंध में पूर्ण अधिकार भी दिए गए। साथ ही चुनावों के संपादन हेतु पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 भी बनाया गया। संविधान के तहत चुनाव आयोग को यह भी अधिकार दिया गया कि जहां पर किसी विषय पर संविधान या पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के प्रावधान मौन है, वहां खुद ही स्वविवेक से निर्णय ले सके। पहले चुनाव मतपत्रों के माध्यम से होते थे, पर 2004 में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2013 में नोटा नन ऑफ द एबव यानी किसी कैंडिडेट को वोट न देने का विकल्प भी चुनाव में लाया गया। जो लोग चुनाव के ड्यूटी में रहते हैं या किसी आवश्यक कार्य में लगे रहते हैं या विदेशी मिशन पर काम करते हैं, उन
उनको पोस्टल द्वारा वोटिंग करने का भी अधिकार दिया। हमारे देश में पहला आम चुनाव संसद तथा विधानसभा का 1952 में ही हो गया था और तब से आज तक लगातार जारी है। पहले चुनाव आयोग एक व्यक्ति का होता था, तात्पर्य केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन जनवरी 1919 में इसे 3 सदस्यीय बनाया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इसी तरह स्टेट्स में भी चीफ इलेक्शन अफसर का व्यवस्था किया गया और ये लोग वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान में पहला आम चुनाव 1970 में स्वतंत्रता प्राप्ति के 23 साल बाद हुआ और उसमें इतनी धांधली और चुनाव परिणाम को स्वीकार न करने के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ, बवेला मचा कि पाकिस्तान ही 2 हिस्सों में बट गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन 5 सदस्यीय है और ये सभी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होते हैं, लेकिन वहाँ तब भी धांधली जारी रहती है, जैसे कि अभी के इलेक्शन में हुआ है। और पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है, वहाँ धांधली न हो तो फिर व्यवस्था क्या। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।